Hello CGPSCN. Again welcome to our YouTube channel CGPSC Sources Study Hub. I am Dr. Rai Manu. In our previous video, we are explaining the reasons why the Bhumkal Vidroh happened in the Bastar, and that information is very important. So in the next part, we have to explain the actual fact of Bhumkal Vidroh in our Chhattisgarh state. So this video is very important because all this content is a very factual, and you can guys update all this information in your notes. Okay, let's start. इस वीडियो में हम भूमकाल विद्रोह की प्रमुख गतिविधियों एवं प्रमुख विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह के अंतर्गत क्या क्या हुए और कौन कौन से विद्रोही नेता थे और किन किन अंग्रेज अधिकारियों ने उनका दमन किया और कैसे किया, इसकी चर्चा करेंगे विस्तारपूर्वक। तो चलिए एक एक करके समझने का प्रयत्न करते हैं भूमकाल विद्रोह को। पॉलिटिकल एजेंट की नज़रअंदाजी और लापरवाही। आखिर भूमकाल विद्रोह में पॉलिटिकल एजेंटों की क्या भूमिका थी और क्या क्या उनसे गलतियां हुई जिसके कारण बस्तर में भूमकाल विद्रोह को पनपने का अवसर मिला, इसको सबसे पहले समझेंगे। इस समय बस्तर का पॉलिटिकल एजेंट डी ब्रेट था। उसने जनवरी 1910 में दीवान पंडा बैजनाथ और राजगुरु मित्रनाथ ठाकुर के साथ बस्तर का दौरा किया। केसकाल, कोंडागांव, केसलूर के मांझियों और मुखियाओं से बस्तर के तत्कालिक प्रशासन के संबंध में चर्चा की, लेकिन सभी आदिवासियों ने उनको यह बताया और रिपोर्ट दी कि वे पूरी तरीके से अंग्रेजी प्रशासन से संतुष्ट हैं, यहाँ कोई विद्रोह नहीं हो रहा है। इस प्रकार दौरा करने वाले अधिकारियों से आदिवासियों ने कुछ अपनी शिकायतें दर्ज की, जिसमें एक प्रमुख था बिसाहा प्रथा। इस बिसाहा प्रथा पर दीवान ने विचार करने का वचन दिया। अब हम समझेंगे आखिर ये बिसाहा प्रथा है क्या और बस्तर में ये क्यों प्रचलित था। बस्तर में बिसाहा एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत अनाज का मूल्य ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता था और उसी मूल्य पर उपभोक्ता उपभोग के लिए अनाज खरीदते थे। लेकिन इस नियम की अवहेलना करके ग्रामीणों से ज़बरदस्ती उनसे सस्ते दामों में अनाज खरीद रहे थे और तौल में भी वे अधिक नपवाते थे। किंतु आदिवासियों की उक्त शिकायत से विद्रोह की कोई आशंका जाहिर नहीं हो रही थी, इसलिए पॉलिटिकल एजेंट और दीवान ने नज़रअंदाजी की। दौरे के अंतिम दिन 31 जनवरी 1910 को पॉलिटिकल एजेंट डी ब्रेट जगदलपुर से दूर बीजापुर में थे। उस दिन दीवान को राजगुरु मित्रनाथ ठाकुर से सूचना मिली कि लोग यहाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर मिर्च भेज रहे हैं। चूँकि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि मिर्च इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। इसके अतिरिक्त और भी प्रतीक चिन्ह थे: कटार, धनुष बाण, मिट्टी के ढेले, लाल मिर्च, आम की डाली आदि। मिर्च इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था, लेकिन दीवान के जांच के बाद भी विद्रोह के कुछ चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। पॉलिटिकल एजेंट को प्रतीक चिन्ह समझ में ही नहीं आया और वह संतुष्ट होकर 31 जनवरी 1910 को चांदा निकल गए और दीवान आशंकित होकर जगदलपुर वापस लौट आए। इधर आदिवासियों ने अपनी सोची समझी युक्ति के अनुसार 1 फरवरी 1910 को पूरे बस्तर में एक साथ विद्रोह कर दिया। उस दिन अधिक संख्या में लूटमार और आगजनी हुई। आदिवासियों ने अंग्रेजों, अफगान व्यापारी और अधिकारियों, पुलिस थानों, पाठशालाओं और जंगल विभाग के कार्यालय पर आक्रमण कर दिया। सरकारी कर्मचारी जहां भी मिलते थे उन्हें मार डाला जाता
और उनकी संपत्ति को लूट ली जाती। 1 फरवरी 1910 से बस्तर में विद्रोह की जो लपटें उठी वह 3 महीनों तक बस्तर में निरंतर धधकती रही। आदिवासियों ने प्रतिक्रिया स्वरूप अधिकारियों, उसकी पत्नियों, बच्चों और पालतू जानवरों का वध ही नहीं किया, साथ में उनके पेड़ों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जिनसे वे अपने बस जानवरों को बांधा करते थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आदिवासी अंग्रेज अधिकारियों से किस तरीके से असंतुष्ट थे। बस्तर में यह विद्रोह 1 फरवरी से 13 फरवरी तक चला, जिसमें वहाँ पर मौर्य राज था और उसके प्रशासक विद्रोही नेता थे। दक्षिण पश्चिम बस्तर में विद्रोह का आरंभिक उत्कर्ष। दक्षिण पश्चिम का दंडामी माड़िया क्षेत्र भूमकाल विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। आरंभिक स्थिति में यह उत्तर पूर्व में अंतागढ़ तक ही सीमित था, लेकिन 31 जनवरी 1910 को दीवान पंडा बैजनाथ जगदलपुर की ओर लौट आए थे। विद्रोही नेताओं की प्रारंभिक योजना यह थी कि 1 फरवरी 1910 को दीवान को जगदलपुर में ही बंदी बना लिया जाए। जब दीवान जगदलपुर में नहीं मिले तो विद्रोहियों ने उनके सैनिकों का वहाँ सफाया कर दिया। इस घटना की सूचना एक दूत के माध्यम से दीवान को दी गई, जो उस समय गीदम में रुके हुए थे। दूत ने आदिवासियों की गतिविधियों से पंडा बैजनाथ को अवगत कराया और यह निवेदन किया कि जितनी जल्दी हो सके आप बस्तर को छोड़ दें, नहीं तो आदिवासी आपको मार डालेंगे। इधर 2 फरवरी 1910 को दीवान ने जगदलपुर जाने का विचार छोड़ दिया और रास्ते में उन्हें सूचना मिली कि माड़िया पूरे दक्षिण बस्तर में चहलकदमी कर रहे हैं और उन्होंने पूसपाल बाजार को लूट लिया है और चारों तरफ के रास्तों को विद्रोहियों ने सील कर दिया है। 3 फरवरी 1910 को जगदलपुर से दक्षिण पूर्व में स्थित चिंगपाल नामक एक स्थान पर भूतपूर्व दीवान लाल कालिंद्र सिंह ने बस्तर की जनता को ब्रिटिश सरकार पर आक्रमण करने, पुलिस थाना और वन विभाग के कार्यालय को जला देने और परदेशियों को वहां से मारकर भगा देने का ऐलान किया। 4 फरवरी 1910 को कुकानार के बाजार को लूट लिया गया और बंटू और सोमनाथ ने एक अफगान व्यापारी की हत्या कर दी। 5 फरवरी 1910 को करंजी बाजार लूट लिया गया। इस समय करंजी जो गांव था वह कुंवर बहादुर सिंह के अधिकार में था। कुंवर बहादुर सिंह और राजा रुद्र प्रताप देव दोनों आपस में निकट संबंधी थे और ब्रिटिश सरकार के परम भक्त थे। करंजी बाजार को लूटने के बाद विद्रोहियों ने पूरे गांव को लूट लिया और मारेगा और तोकापाल के पाठशाला को जला दिया। 6 फरवरी 1910 को महारानी स्वर्ण कुमारी देवी ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि दीवान बैजनाथ पंडा को पकड़कर और उसके दोनों हाथ को काट डालें और उन्हें अब सामने में हाजिर करें। पंडा बैजनाथ इस समय अज्ञातवास का जीवन बिता रहे थे भय के कारण, और इधर विद्रोही लगातार उनकी खोज कर रहे थे। 7 फरवरी 1910 को विद्रोही आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटना घटा। सभी विद्रोही नेता गीदम के गुप्त सभा में भाग ले रहे थे। इस गीदम की गुप्त सभा में डिंडा उर्फ हिडमा पेंटा, रोड़ा पेद्दा, कोरिया मांझी, धनीराम, सुकरू, घोड़िया, महादेव, हुन्नाम उर्फ हुंगा मांझी, कुराती सोमा और इन नेताओं के अतिरिक्त गुंडाधुर भी वहाँ पर उपस्थित थे। इन सभी को रानी स्वर्ण कुमारी देवी ने संबोधित किया और यह घोषणा की कि अब बस्तर से ब्रिटिश राज समाप्त हो गया है और आज हम पुनः मौर्य राज की स्थापना करने का संकल्प लेते हैं। इस प्रकार 7 फरवरी 1910 गीदम भी विद्रोहियों के कब्जे में आ गया था। इधर मौर्य राज की स्थापना की खबर से राजा बहुत चिंतित होने लगे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर जगन्नाथ प्रसाद ने राजा को इस दुविधा की स्थिति से अवगत कराया और मुक्त किया। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 1910 को पॉलिटिकल एजेंट रायपुर और चीफ कमिश्नर नागपुर को टेलीग्राम द्वारा विद्रोह की सूचना भेजी जा चुकी है और शीघ्र ही वह सहायता के लिए आएंगे।
गीतम को कब्जे में लेने के बाद विद्रोहियों ने 7 फरवरी 1910 को बारसूर की ओर प्रस्थान किया। कोरिया मांझी ने बैजनाथ हलवा पर आक्रमण करके उनके सिर को कुचल दिया और इस प्रकार बारसूर भी विद्रोहियों के अधिकार में हो गया। 8 फरवरी 1910 को कुटरू विद्रोही समूह के कब्जे में आ गया। कुटरू के जमींदार उस समय सरदार बहादुर निजाम शाह को मौर्य राज के अधीन घोषित कर कुटरू की घेरेबंदी समाप्त कर दी गई। 9 फरवरी 1910 को विद्रोहियों ने दंतेवाड़ा पर अचानक हमला कर दिया। दंतेवाड़ा के पुजारी बलराम जिया ने अपने सैन्य बल के साथ विद्रोहियों को कड़ी टक्कर दी, जिसमें विद्रोही पराजित हो गए। यह प्रथम अवसर था भूमकाल विद्रोह में जब विद्रोही पराजित हुए थे, तो उस स्थान का नाम है दंतेवाड़ा, जो 9 फरवरी 1910 में वहाँ के जो पुजारी थे बलराम जिया, उनके साथ विद्रोहियों का युद्ध हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इसे अपडेट करें। इधर अनेक विद्रोही समूह ने पंडा बैजनाथ को पकड़ने के लिए पूरे बस्तर में अपने जाल को बिछा दिया था। पंडा बैजनाथ अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और विद्रोहियों से बचते रहे थे और किसी तरह से छिपते छिपाते हुए चांदा के मार्ग से 15 फरवरी 1910 को वे रायपुर पहुँचे। इस प्रकार 1 फरवरी से 13 फरवरी 1910 के बीच दक्षिण पश्चिम बस्तर का समूचा अंचल विद्रोहियों के कब्जे में आ गया था, दंतेवाड़ा को छोड़ के। विद्रोह को दबाने के लिए सभी सरकारी प्रयास विफल सिद्ध हुए। 13 फरवरी 1910 तक सभी विद्रोही समूह अपनी ऊंचाई पर थे और सरकार इन विद्रोहियों के सामने बौनी नजर आ रही थी। विद्रोही एक के बाद एक दूसरे नगर पर कब्जा करते जा रहे थे और सरकार इधर मूक दर्शक बनकर देखती जा रही थी। इस विद्रोह में अव्यवस्था का आलम यह था कि राजधानी 12 दिनों तक विद्रोहियों के कब्जे में थी। वहाँ पर सरकारी सेना 13 फरवरी 1910 को पहुँची। इस प्रकार विद्रोहियों ने पहली बार जनता के राज मौर्य राज को बस्तर में स्थापित किया। वे बिना ताज के बादशाह थे। उत्तर पश्चिम बस्तर अबूझमाड़ क्षेत्र में भूमकाल विद्रोह की गतिविधि। उत्तर पश्चिम बस्तर का छोटे डोंगर विद्रोहियों के एक साथ जमा होने का प्रमुख केंद्र था। छोटे डोंगर के विद्रोही दल का नेतृत्व आयतू महरा कर रहा था और अंतागढ़ क्षेत्र में विद्रोह करने की जिम्मेदारी भी आयतू महरा की ही थी। उसमें बस्तर की मुक्ति के लिए एक छटपटाहट थी। उसने अपनी विद्रोही सेना में घोटुल के हजारों युवक युवतियों को शामिल किया था। 1 फरवरी से 12 मार्च 1910 तक छोटे डोंगर में आयतू महरा की विद्रोही सेना का ही शासन था। इस अवधि में आयतू महरा ने नारायणपुर में बंदी बनाए गए सभी आदिवासियों को जेल से रिहा कराया। इस समय ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर डूरी ने विद्रोहियों को घेरने के लिए अबूझमाड़ आए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और उनके अनेक सिपाहियों की मृत्यु हो गई। मिस्टर डूरी की सेना ने 144 बार गोलियां चलाई, जिसमें 12 आदिवासी लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। किंतु फिर भी माड़िया लोगों ने मिस्टर डूरी के शिविर को घेर लिया और वे तब तक पीछे नहीं हटे जब तक 12 मार्च 1910 को मिस्टर गेयर अपने अतिरिक्त सैन्य दल के साथ वहाँ नहीं पहुँचे। गेयर इस बात पर बहुत ही क्रोधित हुआ कि आदिम माड़िया प्रजाति की विद्रोही सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। इसलिए विद्रोहियों को अपने वश में करने के बाद उन्होंने विद्रोहियों का निर्ममतापूर्वक दमन किया। पंजाब बटालियन ने उन पर कहर ढाया और उनकी महिलाओं से सामूहिक बलात्कार किया और उनके घरों को भी जला दिया गया। इस कारण आदिवासियों को बहुत ही मानसिक आघात पहुंचा और वे क्रोधित हो गए। अब हम समझेंगे उत्तर बस्तर में आदिवासी विद्रोह कैसे हुआ। मुकुंददेव माछमारा और भागी नामक विद्रोही नेता को केशकाल से जगदलपुर तक के मार्ग की सुरक्षा का भार सौंपा गया था। केशकाल घाटी की सीमा पर विद्रोहियों की छावनी थी और उन्हें मालूम था कि केशकाल घाटी से ही होकर अंग्रेजी सेना आगे बढ़ेगी। मौर्य अंचल में विद्रोह की लपटें 2 फरवरी 1910 को प्रज्वलित हुई
और इस दिन धमतरी के पोस्टल लाइनों को अवरुद्ध कर दिया गया। 2 फरवरी से 7 फरवरी 1910 तक विद्रोहियों ने केसकाल से जगदलपुर तक के पाठशालाओं की झोपड़ियों में आग लगा दी। 8 फरवरी 1910 को असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट जे.एन. ड्यूक दल बल के साथ केसकाल पहुंचे। मुकुंद देव माछमारा ने 8 फरवरी 1910 की रात्रि को यह निर्णय लिया कि सरकारी सेना से अब सीधी टक्कर नहीं लेंगे, उनसे गुरिल्ला युद्ध करेंगे, और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। बस्तर की आदिवासी उपद्रव की सूचना पाते ही डब्ल्यू गियर हरकत में आ गए और उसके नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी केसकाल की ओर प्रस्थान हुई। मिस्टर गियर को पुलिस अधीक्षक होने का 21 वर्षों का दीर्घकालीन अनुभव था और वह 1899 से जुलाई 1903 तक बस्तर के प्रशासक थे और बस्तर के भौगोलिक स्थिति से वे भली भांति परिचित थे। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बस्तर के प्रशासक 1899 से 1903 तक कौन थे, जिसका सही उत्तर होगा मिस्टर गियर। 12 फरवरी 1910 को गियर और ड्यूक केसकाल में मिले। इधर रायपुर पुलिस महानिरीक्षक ने कैप्टन रेंडाल के नेतृत्व में एक और पुलिस दल केसकाल भेजा। पॉलिटिकल एजेंट डी ब्रेट अपने अतिरिक्त सैन्य बल के साथ 13 फरवरी 1910 को केसकाल पहुंच गए। तो ड्यूक, रेंडाल और गियर की सम्मिलित सैन्य बल ने सम्मिलित रूप से विद्रोही सेना पर आक्रमण कर दिया। इसके कारण विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 13 फरवरी 1910 की घटना उल्लेखनीय है। इस दिन बही गांव में ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर E.A. रुक और उसकी पत्नी को विद्रोहियों ने पेड़ से बांध रखा था और उसकी बलि देने वाले थे, लेकिन अचानक वहां पर सैन्य बल पहुंच गया और दोनों को विद्रोहियों के चुंगल से छुड़ा लिया गया और दोनों पति पत्नी को कोंडागांव भेज दिया गया। सरकारी फौज ने उस दिन कोंडागांव में भारी तबाही मचाई और विद्रोहियों के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। ब्रिटिश सैन्य दल आसना नामक गांव को पार कर इंद्रावती नदी के खड़ा घाट पर पहुंचा। यहाँ पर डी ब्रेट और गियर ने देखा कि विद्रोहियों के 5 दल थे जो संघर्ष करने के लिए उस समय तैयार थे। गियर ने अपनी कार नदी किनारे रोक दी। यह पहली मोटर कार थी जो बस्तर रियासत में आई थी। आदिवासियों ने तो कभी मोटर गाड़ी देखा नहीं था उस समय। अपने आप दौड़ने वाले इस अद्भुत दानव को सामने खड़ा देखकर वे कौतूहलवश उसके चारों ओर खड़े हो गए। गियर ने इस अवसर का लाभ उठाया और आदिवासियों पर गोलियां चला दी, जिसमें अनेक आदिवासियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सरकार और विद्रोही सेना में 16 फरवरी 1910 को इंद्रावती के खड़ा घाट पर निर्णायक युद्ध हुआ। सरकारी गोलीबारी से विद्रोही तितर बितर हो गए और 6 घंटे के चले इस घमासान युद्ध में हजारों आदिवासियों की मृत्यु हो गई। विद्रोहियों को अंत में पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध का नेतृत्व हुंगा मांझी कर रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 16 फरवरी 1910 के जो इंद्रावती के खड़ा घाट में जो युद्ध हुआ उसका नेतृत्व किसने किया, यदि कभी पूछे तो इसका सही उत्तर होगा हुंगा मांझी। दोरला, परजा और भतरा क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह। 16 फरवरी 1910 को इंद्रावती के खड़ा घाट में जो निर्णायक युद्ध हुआ उसके बाद विद्रोहियों के हौसले पस्त हो गए थे। इसमें गुंडाधुर बाल बाल बचा और उन्होंने पास जाके घर में शरण ली थी। इधर जगदलपुर में विद्रोहियों का आतंक इतना बढ़ गया कि संघर्ष के प्रारंभिक दौर में ही निराश होकर राजा ने आत्महत्या की मानसिक स्थिति बना ली थी। राजा का ढांढस बढ़ाने के लिए जो पॉलिटिकल एजेंट थे डी ब्रेट और जो ब्रिटिश अधीक्षक थे गियर राजमहल पहुँचे और उन्होंने राजा से भेंट की। राजा ने अपने आप को असहाय बताया, लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने राजा को सुरक्षा का आश्वासन दिया। 16 फरवरी 1910 को गियर ने एक बहुत ही कुटिल चाल चली। वह जानता था कि अगर आदिवासी लोग एक बार माटी की सौगंध खा लेते हैं और कोई वादा करते हैं तो उससे मुकरते नहीं हैं। गियर ने आदिवासियों के सम्मुख स्वयं माटी की सौगंध दी और कहा कि हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। इस प्रकार आदिवासियों से भी माटी की क्रिया खाने को कहा गया। गियर ने माटी की सौगंध का नहीं बल्कि सैनिक शक्ति का वह प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही पंजाबी और मद्रासी बटालियन जगदलपुर पहुंची,
उसने अपना चोला बदल लिया और 24 फरवरी 1910 को तीनों पलटन ने एक साथ मिलकर गंगा मुंडा में सो रहे विद्रोहियों को पकड़ लिया। अलनार का युद्ध और गुंडाधुर 25 फरवरी 1910। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और अपडेट भी करते रहें इसे नोट्स में अपने। अलनार गांव में गुंडाधुर के नेतृत्व में एक विशाल सेना इकट्ठी हुई, जिसका उद्देश्य जगदलपुर की ब्रिटिश सेना पर अचानक हमला करना था। गेयर को जब इसकी सूचना मिली तो उसने 25 फरवरी 1910 को रातों रात वहां सेना भेज दी। उस समय आदिवासी सोए हुए थे, इसलिए उन्हें घेर लिया गया, किंतु आदिवासियों ने आत्मसमर्पण न करके तीरों की बौछार लगा दी और वहां नारा दिया गया, हम युद्ध करेंगे, हम युद्ध करेंगे। लेकिन आधुनिक शस्त्रों के सामने वे टिक नहीं पाए। 21 आदिवासी इस युद्ध में घटना स्थल पर ही मारे गए और घायलों की संख्या सैकड़ों में थी। 511 आदिवासी पकड़े गए और सभी को दंडित किया गया। गुंडाधुर इस विद्रोह का मुख्य नेता था। सेना उसे तलाशते हुए नेतानार पहुंची, किंतु गुंडाधुर वहां से भाग गया। इसमें उसका सहायक डेबरूधुर भी उसी समय झोपड़ी में था और वह भी भाग गया। गुंडाधुर और डेबरूधुर को पकड़ने के लिए सरकार ने 10,000 और 5,000 का इनाम घोषित किया था। अलनार पर विद्रोहियों की हार इस विद्रोह की अंतिम परिणति थी। 28 फरवरी 1910 तक बस्तर के सभी दिशा में ब्रिटिश सेना फैल चुकी थी और सेना को एक विशेष निर्देश दिया गया था कि रास्ता रोकने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। मिस्टर गेयर पर हमला 25 मार्च 1910। भूमकाल गीत 1910 भातरी में यह वर्णन है कि गुंडाधुर ने ब्रिटिश सेना के साथ तीसरा युद्ध भी किया था। 25 मार्च 1910 को पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि में 600 माड़िया के सैन्य दल के साथ गुंडाधुर ने गेयर और उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। जब यह देखा कि गेयर की सेना अब पराजय के कगार पर है तो विद्रोहियों ने जश्न मनाया, किंतु उसी समय सोनू मांझी नामक एक व्यक्ति जो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, उसने विद्रोहियों को जमकर शराब पिलाई। जब विद्रोही नशे में चूर हो गए तो उसने गेयर को सूचित किया। गेयर की सेना ने अर्धरात्रि में शराब के नशे में चूर विद्रोही सेना पर आक्रमण कर दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 21 विद्रोही घटनास्थल पर ही मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। गुंडाधुर और डेबरूधुर भी नशे में थे, लेकिन वे युद्ध के मैदान से भागने में सफल रहे। जनश्रुति यह भी है कि इस विद्रोह में भाग लेने वाले डेबरूधुर, माड़िया मांझी आदि को जगदलपुर के गोल बाजार स्थित इमली के पेड़ों पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था, ताकि देखने वालों पर आतंक व्याप्त हो जाए और भविष्य में कोई भी इस प्रकार की विद्रोह करने और अपना सर न उठा सके। इसके पश्चात गुंडाधुर के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ भूमकाल गीत के रूप में आज भी वह जीवित है और सदैव जीवित रहेगा छत्तीसगढ़ अंचल में। अब इस विद्रोह के अंत में समझेंगे कि इस विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार की क्या आतंकपूर्ण नीतियां रही थी। 21 फरवरी 1910 को लाल कालिंद्र सिंह की भेंट राजा रुद्र प्रताप देव से हुई। उसने राजा को निकम्मा और दोगला कहकर अपमानित किया। 22 फरवरी 1910 को लाल कालिंद्र सिंह डी ब्रेट के सामने उपस्थित हुए और 26 फरवरी 1910 को लाल कालिंद्र सिंह को जगदलपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सेना ने ताड़ोकी में उसके मकान पर छापा मारा और उसके निवास को जला दिया। लाल कालिंद्र सिंह का निर्वासन एलिचपुर, जो नागपुर में स्थित है, वहाँ कर दिया, जहाँ 1916 में उनकी मृत्यु हो गई। इधर सेना की एक टुकड़ी सुकमा जमींदारी गई और विद्रोह के प्रतीक के रूप में जो कटार बस्तर राज्य में घुमाया गया था, इस प्रतीक यात्रा को सुकमा के दीवान समरधुनी जनकैया ने अपनी ब्रिटिश प्रतिबद्धता के कारण प्रतिबंध लगा दिया था और अंत में ब्रिटिश सरकार ने इस कटार को जब्त कर लिया। 5 मार्च 1910 को कुमारी स्वर्ण कुमारी देवी ने जगदलपुर जो आवास पर उस समय थी, वहाँ पर छापा मारा गया
और उसे महल में लाकर नज़रबंद कर दिया गया। बाद में रानी को रायपुर भेज दिया गया, जहां अक्टूबर 1910 में उसकी मृत्यु हो गई। 6 मार्च 1910 को सी मिडल्टन स्टेवार्ट की सैन्य टुकड़ी ने कूकानार गांव पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि विद्रोहियों ने कूकानार जो गांव था उसको लूटा था। विद्रोह के समय रोहिल्ला सेना का सफाया करने के आरोप में कूकानार गांव के सभी पुरुष और महिलाओं का वध कर दिया गया। 3 मई 1910 तक भूमकाल विद्रोह का पूरी तरीके से दमन कर दिया गया और आदिवासियों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का अंतिम दौर 9 जून 1910 तक समाप्त हो गया। इस विद्रोह में 834 गांव सम्मिलित हुए थे और इस विद्रोह की चपेट में आए थे, जिसने सरकार ने जबरदस्ती और बर्बरतापूर्वक 1 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया। बस्तर में होने वाले विद्रोह से अंग्रेज ने यह निश्चय कर लिया कि बस्तर के दीवान पद पर अब अंग्रेजों को ही पदस्थ किया जाएगा, और इसी के अनुसार अगस्त 1910 में ब्रिटिश सरकार ने जेम्स को बस्तर का दीवान नियुक्त किया, जिसके आतंक से सारा बस्तर थर्रा उठा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बस्तर का दीवान किस ब्रिटिश अधिकारी को सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था। तो सही उत्तर होगा जेम्स। इसे अपडेट करें। इस युद्ध को दबाने के लिए जिन लोगों ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, उन्हें 1912 के दशहरा दरबार में सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार भूमकाल जो विद्रोह है उसका दमन किया गया बर्बरतापूर्वक, और यह एक ऐतिहासिक घटना थी हमारे छत्तीसगढ़ अंचल की। सो इन सभी फैक्ट को आप अपडेट करें। इसे कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, लेकिन अभी भी तक लोक सेवा आयोग और अदर छत्तीसगढ़ के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें डीपली लेवल पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो पूछने की आशंका भी है भविष्य में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अपडेट इट एंड आल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल CGPSC Sources Study Hub. Thank you very much.